देखिए हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हमने अब तक क्या क्या सीखा है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। हमने सीखा है कि टैक्स क्या होता है, फिर कितने टाइप के टैक्स होते हैं, लीगैलिटी, सोर्सेस, बेसिक कंसेप्ट में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम, पर्सन का डेफिनेशन, इनकम का डेफिनेशन, हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स, इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, सरचार्ज क्या होता है, रिबेट कब मिलता है, मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सीख रहे हैं। इनफैक्ट मैंने मार्जिनल रिलीफ के ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। अब इन सब का आंसर आप चैट बॉक्स में डालना चालू करिए। जैसे कि फर्स्ट आपका है, आप आंसर लिखते जाइएगा, टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है आपके हिसाब से। केविन, यस, 2 बच्चों का राइट आंसर है। आप लिखना 1 का ये आंसर है, 2 का ये आंसर है, ऐसे ही मत लिख देना, मुझे नहीं समझेगा आप क्या रिप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर 13,70,200। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड का आंसर सेकंड का आंसर यस का भी परफेक्ट है, साहिल का भी परफेक्ट है। देखिए सेकंड का आंसर है 17,38,880। नॉन रेसिडेंट इनकम 1,08,00,000। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। थर्ड का आंसर चेक करिए, थर्ड का आंसर चेक करिए। थर्ड का आंसर यस का परफेक्ट है। देखो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है तो सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड का आंसर
36,50,790। इसके बाद फोर्थ का आंसर, फोर्थ में नॉन रेसिडेंट है और उस बंदे की इनकम कैलकुलेट करनी है। 1,02,00,000 उसका इनकम दिया है। नॉन रेसिडेंट में बेनिफिट नहीं मिलता है। फोर्थ का आंसर, और बच्चे आंसर दीजिए। फोर्थ का आंसर कैलकुलेट करना है आपको। इसे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। फोर्थ का आंसर दीजिए। $34,42,500। अब आप सब बच्चों को करना क्या है, जिसका आंसर राइट है, ठीक है, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका ये आंसर राइट है, ये राइट है, ये राइट है, उसका फोटो निकाल कर आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे। कैलकुलेशन अभी नहीं, लेक्चर खत्म होने के बाद। इससे क्या फायदा होगा, जिन बच्चों को आंसर नहीं आया है अभी तक, वो एटलीस्ट अपना आंसर चेक कर लेंगे। और इससे एक और फायदा होगा, दूसरे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा यार कि होमवर्क करना चाहिए, हम ही नहीं किए बाकी सब किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। ये होमवर्क वाले प्रॉब्लम में, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसमें किसी का पूरा आंसर, मतलब हो सकता है किसी का एक राइट होगा, दूसरा रॉन्ग होगा, तीसरा राइट है, चौथा रॉन्ग होगा। मार्जिनल रिलीफ का आंसर फोर्थ वाले का 34,42,500 है। यदि आप में से किसी को नहीं आ रहा है
कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो मैं हेल्प कर सकता हूं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको हेल्प कर सकता हूं। इन केस नहीं आ रहा है तो फोर्थ का आंसर मैंने मेजॉरिटी का कैलकुलेशन देखकर रिप्लाई किया है। ठीक है, इन केस आप में से किसी को लग रहा है उसका आंसर गड़बड़ है तो हेल्प कर देता हूं मैं। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है हमें। देखिए मार्जिनल रिलीफ आएगा 9625। 9625। ठीक है, ये आंसर बच्चों ने गड़बड़ कैलकुलेट किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा 34,25,500। मैंने सब आंसर कैलकुलेट किया था, 1 2 3 फोर्थ मैंने नहीं कैलकुलेट किया, ये सोचा मेजॉरिटी वाले कर रहे, लो अभी मैंने कैलकुलेट कर दिया। सो फोर्थ के अंदर मार्जिनल रिलीफ आएगा, इसके अंदर मार्जिनल रिलीफ यहां पर ठीक है 9625। सो ये आंसर किस बच्चे का परफेक्ट है? ये केविन पटेल का परफेक्ट है। ठीक है, यदि आपका मार्जिनल रिलीफ इससे ज्यादा आ रहा है तो गड़बड़ है। अब क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सरचार्ज लगेगा 15% इस इनकम पर, उसके बाद 1 करोड़ 2 लाख पर 15%, और जब आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करोगे तो 10% लगेगा। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम कुछ इसके जैसा होगा। कैसे? ये 1 करोड़ 1,80,000 था, इसकी तरह सॉल्व होगा, इसकी तरह जो स्क्रीन पे दिख रहा है। और फिर भी यदि आप में से किसी बच्चे को नहीं आया तो डोंट वरी, जिसका आंसर राइट है वो इसका फोटो निकाल के ग्रुप में डाल दीजिएगा। फिर भी नहीं समझा तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम फिर से प्रॉब्लम कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम नए कंसेप्ट पर आते हैं। नया कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको रिबेट के ऊपर और सम कराता हूं। रिबेट, रिबेट के ऊपर हम प्रॉब्लम थोड़ा सा और कर लेते हैं। इनफैक्ट मैंने रिबेट पे वैसे प्रॉब्लम कराया है, फिर भी चाहिए तो एक प्रॉब्लम मैं रिबेट का और करवा देता हूं, सिर्फ एक प्रॉब्लम टू हैव अ क्लियरिटी। रिबेट के ऊपर हमने प्रॉब्लम सीखा है, चाहिए तो मैं आपको थियरी रिफर करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
ये पहला प्रॉब्लम था। ये सब किया ना सब हमने। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिबेट के एक दो सम करवा देता हूँ, इन केस किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है रिबेट के ऊपर। प्रॉब्लम लिखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल find tax liability in given situation या in given cases for assessment year 21-22। चार पांच छोटे छोटे सम लिखता हूं। अगेन ये जो आप सीखने जा रहे हो बेसिकली ये मैं सिखा रहा हूं आपको रिबेट के ऊपर। मिस्टर एक्स resident has total income of rupees 5,05,000। Second, Mr. X, non-resident, has total income of rupees 4,20,000। Next, third, Mr. X, resident, has total income of rupees 4,58,000। Mr. X, resident, age 80 years, has total income of rupees 3,99,000। Mr. X, non-resident, age 62 year, has total income of rupees 3 lakh। इन सब का हमें अब सॉल्यूशन करना है। So you can say it is a problem अब ध्यान से देखते जाइए, चैट बॉक्स यूज करिएगा। एक बार मैं वापस से आपको टैक्स का जो स्लैब रेट है उसे एक्सप्लेन करता हूँ।
ध्यान से देखिए, ये रहा स्लैब रेट। सर ने क्या लिखा है? नॉर्मली बेसिक एग्जेम्पशन है 2.5 लाख पर तक, यानी 2.5 लाख रुपए की इनकम पर नो टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम पर 5%। यदि वही बंदा सीनियर सिटीजन है, कंडीशन है सीनियर सिटीजन के लिए वो रेसिडेंट होना चाहिए, तो 3 लाख पर उसकी इनकम होगी 0। 3 लाख से 5 लाख पर 5%। सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक इनकम पर 0%। उसके बाद रिबेट जो है, रिबेट दैट इज टैक्स और ₹12,500 विच एवर लेस अप टू 5 लाख तक के, ये सिर्फ अलाउ किया जाता है रेसिडेंट को। देखिए मैंने लिखा है, और हेल्थ एजुकेशन सेज विल बी चार्ज आफ्टर गिविंग रिबेट। अब आते हैं जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर। चलिए, पहला क्वेश्चन में लिखा है कि बंदे की इनकम है 5,05,000, तो टैक्स कितना होगा? फर्स्ट पार्ट, टैक्स ऑन ₹5,05,000। आपको याद होगा शॉर्टकट, एक बार डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अप टू ₹2,50,000 टैक्स रेट 0%, यानी एग्जेम्प्ट, बेसिक एग्जेम्पशन। यानी इस पर टैक्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ₹2,50,000, नेक्स्ट मतलब 5 लाख तक, यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में टैक्स रेट 5%, यानी 12,500। बैलेंस 5,000 हो रहा है, मतलब 5 लाख 5,000 माइनस 5 लाख, इस पे टैक्स रेट है 20%, यानी 1,000 रुपए। यानी मेरा टैक्स हो गया 13,500। इसके ऊपर ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के रेट से 540, 14,040। दिस इज टैक्स लाइबिलिटी। ये फर्स्ट का आंसर केविन और यस का परफेक्ट है, बाकी बच्चे रिप्लाई भी नहीं किए हैं। अब क्या, अब सेकंड प्रॉब्लम,
सेकेंड प्रॉब्लम में नॉन रेसिडेंट लिखा है, सो रिबेट इसे नहीं मिलेगा और नॉन रेसिडेंट है, रिबेट वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड प्रॉब्लम, टैक्स ऑन रुपीज 4,20,000 up to rupees 2,50,000, टैक्स रेट 0 है। बैलेंस मतलब 4,20,000 माइनस 2,50,000, सो 1,70,000 हुआ। इसके ऊपर टैक्स रेट 5% है, सो इट विल बी 8,500। इसे रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा। सर रिबेट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। नोट, rebate under section 87A will not be allowed to non-resident। इसे रिबेट नहीं मिलेगा। अब इसी में ऐड होगा हेल्थ और एजुकेशन सेस 4%, सो 340, 8840, this is my tax liability। नेक्स्ट वेराइटी, थर्ड वेराइटी, ये बहुत से बच्चों का राइट आंसर, जैसे इलिमा का राइट है, साहिल का, दिशा का, यश का, केविन का। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। टैक्स का मैंने बहुत सम कराया हूं, हद से ज्यादा। थर्ड का आंसर भी यस का आ चुका है। थर्ड क्या कह रहा है जरा देखो, रेसिडेंट है, रेसिडेंट है थर्ड का आंसर। थर्ड का आंसर गड़बड़ है। यस बाबा चेक करो, थर्ड का आंसर गड़बड़ 6। थर्ड का आंसर देखना पड़ेगा आपको, रिबेट कैलकुलेट करना है थर्ड में। देखिए, टैक्स ऑन रुपीज 4,58,000। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं यार। इसके ऊपर टैक्स आ गया 10,400। इसमें रिबेट मिलेगा, रिबेट क्या है? टैक्स अमाउंट और रुपीज 12,500
विच एवर इज लेस. सो 10,400 पूरा रिबेट मिल गया. सो दिस इज नील. अब नील के ऊपर आप ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% से, तो नील ही होगा ना भैया. टैक्स लाइबिलिटी. सर रिबेट आपने क्यों दिया? 5 लाख के नीचे इनकम है. 5 लाख के नीचे इनकम है. 5 लाख के नीचे इनकम है. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बंदे की एज. ये तो ओरली हो जाएगा यार. फोर्थ, बंदे की एज 80 इयर्स है. टैक्स लाइबिलिटी विल बी नील. सो फोर्थ का आंसर फोर्थ का आंसर फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर citizen, basic exemption is up to rupees 5 lakh. Therefore, Mr. X has tax liability nil. उसकी टैक्स लाइबिलिटी नील है. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ क्या कहता है? नॉन रेसिडेंट एज 62. नॉन रेसिडेंट एज 62 और उसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है. नॉन रेसिडेंट. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए आप में से कुछ लोगों ने आंसर दिया है. उनके आंसर परफेक्ट भी हैं, जैसे कि केविन के, यश के, साहिल के. सुनिएगा, ये जो बेनिफिट मिलता है, ध्यान से देखिए, ये बेनिफिट किससे मिलता है? रेसिडेंट को. नॉन रेसिडेंट के लिए बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख का है. सर ने लिखा है, जरा पढ़ो क्या लिखा है. रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. सो नॉन रेसिडेंट के लिए बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख का है और रिबेट नहीं मिलेगा. सर रिबेट नहीं मिलेगा, ये बात आपने कहाँ लिखा है? रिबेट नहीं मिलेगा किसे? नॉन रेसिडेंट को. क्योंकि रिबेट मिलता है सिर्फ ओनली रेसिडेंट को. नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता है. इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ दिख रहा है, नॉन रेसिडेंट लिखा है, एज 62, इनकम 3 लाख. सो टैक्स ऑन रुपीज 3 लाख. मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट
सो यहाँ तक रूल ऐसा है, अप टू ₹2,50,000 टैक्स रेट 0%, यानी बेसिक एग्जेम्पशन है। बेसिक एग्जेम्पशन का मतलब हो गया ये नील है। बैलेंस 50,000 यानी 3 लाख माइनस 2,50,000, इसके ऊपर टैक्स है 5%। 50,000 का 5% is 2,500। ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% से। सो आंसर इज 2,600। टैक्स लाइबिलिटी, इसमें भी नोट लिख के देता हूं। रिबेट under section 87A is not available to non-resident। अब आप सब मुझे बताइए, क्या आप सब बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया है क्या? 5 प्रॉब्लम हमने किया है आज, तो बोलता है 5 कहाँ की, ये क्या था? 5 5 नहीं था तो क्या 2 था? ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको रिप्लाई करने में? रिप्लाई कर देने का, हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट रिप्लाई करने में। नया कंसेप्ट, नया कंसेप्ट ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कैपिटल गेन। देखिए, सबसे पहले आप कैपिटल गेन होता क्या है वो समझ लीजिए। कैपिटल गेन का मतलब है असेट बेचा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ उसे हम बोलेंगे कैपिटल गेन। सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। सर एक बार और समझाओ। साहिल के पास बोरीवली में, एक्चुअली साहिल के पास नहीं, साहिल के पेरेंट्स के पास बोरीवली में 3 BHK फ्लैट है जो उनके डैडी ने खरीदा था, ऐसा साहिल मुझे बता रहा था
कि सर मेरे पापा ने खरीदा था ईयर 2000 में, ये 2021 है, तो ईयर 2000 में खरीदा था और ये ईयर चल रहा है 21, यानी क्या सर 21 साल पहले, 20 इयर्स 21 इयर्स बैक किसने खरीदा था? साहिल के डैडी ने 3 BHK खरीदा था। कीमत थी उस टाइम 15 लाख रुपए। आज उस 3 BHK की कीमत है 2 करोड़ रुपए। यदि साहिल के पेरेंट्स ने उस प्रॉपर्टी को बेचा तो उनको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, इन सिंपल वर्ड्स असेट। ऐसे प्रॉफिट को टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल गेन। सर एक दो और एग्जांपल दो ना। मेरे पास टाटा, क्या टाटा कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने खरीदा था 2003 में, ये चल रहा है 2021, खरीदा था 20 रुपए के रेट से, एक एग्जाम्पल है, और उसको आज मैंने बेच रहा हूं 800 रुपए के रेट से। जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन है। सो व्हाट इज कैपिटल गेन? आई होप बच्चों को समझ में आ गया। सो कैपिटल गेन मीन्स अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड। ऐसे प्रॉफिट को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन टॉपिक के ऊपर मैं बहुत बड़ा लेक्चर लूंगा, बहुत बड़ा मतलब कम से कम 20 से 25 घंटे सीखेंगे कैपिटल गेन। फिलहाल मुझे आपको कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सिखाना है, तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। जैसे 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, कि किसी को कैंसर होता है तो उसके सिम्टम क्या है, या टीबी हुआ तो क्या सिम्टम है। बट उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप 12th में 11th 12th साइंस लेकर फिर आप मेडिकल में स्टडी करते हैं, फिर जाके आप डिटेल में रिसर्च करते हैं। जैसे आप और हम एक ओवरव्यू जानते हैं, कोरोना वायरस होगा तो क्या तकलीफ होगा, सिम्टम क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मेडिसिन क्या होगा, मेडिसिन कैसे बनेगा, यदि वो सब सीखना है तो डिटेल में जाते हैं। वैसे ही अभी मैं आपको कैपिटल गेन का बेसिक हल्का सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टैक्स कैलकुलेशन सिखाना है। कैपिटल गेन के ऊपर लंबा एक्सप्लेनेशन लेंगे, उस टॉपिक को कम से कम 20 से 25 घंटे सीखेंगे, 20 से 25 घंटे, 20 to 25 hours. So we will have a good knowledge on capital gain. फॉर द टाइम बीइंग, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, मैं आपको कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा सकूं। चलिए लिखिएगा नया हेडिंग, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। लिखिएगा इफ if any capital asset
is transferred. That is land, building, gold, shares, debenture, etc. Debentures, bonds, etc. If any capital asset is transferred and if any profit arise, then such profit is known as capital gain. Such profit is known as capital gain. Capital gain can be long-term capital gain, which arise from long-term capital asset. ये होता क्या है सब बताऊंगा, थोड़ा सा लिख कर लीजिए, अपने आप समझ में आएगा. शॉर्ट टर्म capital gain which arise from short-term capital asset. इसे बोलते हैं कैपिटल असेट. दो टाइप का है. लॉन्ग टर्म असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट. लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट किसे बोलते हैं? if if asset is sold, yeah, if asset is sold after 3 years or it is sold after 1 year. In case of shares, in case of other asset, in case of other asset.
in detail we will study in capital gain topic. डिटेल में हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन टॉपिक में। सो कैपिटल गेन जब टॉपिक में सिखाऊंगा आपको, तो मैं काफी डिटेल में उस टाइम बात करूंगा आपसे। अभी फॉर द टाइम बीइंग ऐसे आपको समझना है। If asset is sold within 3 years or it is sold within 1 year, अब समझो, एक बार मैं आपको समझाता हूं। यदि मैं बात कर रहा हूं असेट के बारे में, सबसे पहले ये समझना है कि कैपिटल गेन होता क्या है। आपने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा ना, उस पे यदि प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन। सर कैपिटल एसेट का मतलब जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, सोना, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा, ये सब आपने बेचा तो इसे आप बोलोगे कैपिटल असेट, और इस पर जो प्रॉफिट होगा उसे बोलेंगे कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब वो गेन जो मेरे लॉन्ग टर्म असेट पर हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब वो असेट जो मेरा शॉर्ट टर्म इन नेचर है। सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है? एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने लैंड खरीदा, जमीन खरीदा, आज खरीदा 2021 में, 2022 में उसको बेच डाला, मतलब 3 साल के अंदर। सर क्यों बेचा? पैसा अच्छा मिल गया, खरीदा था, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, प्रॉपर्टी का रेट कम है, मुझे जमीन सस्ते में मिल गई 20 लाख रुपए में मैंने खरीदा। 1 साल बाद ही मैंने उसको बेच दिया 30 लाख रुपए में, प्रॉफिट हुआ। ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों सर? क्योंकि 3 साल के अंदर बेचा है। सर 3 साल क्यों बोला? क्योंकि शेयर्स के लिए 1 साल का टाइम है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैंने टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे स्टॉक मार्केट से, आज खरीदा और उसको 2 साल बाद बेचा। 2 साल बाद मतलब 1 साल से आगे। हाँ सर 1 साल के आगे, उसे बोलूंगा लॉन्ग टर्म। 1 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म। शेयर्स के लिए जो पीरियड है, पीरियड वो अलग है। फिर भी डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे कैपिटल गेन का, जब कैपिटल गेन टॉपिक स्टार्ट होगा तब। साहिल कह रहा है सर कब स्टार्ट होगा? होगा ना फरवरी मंथ में। अभी तो आप पहले बेस तो समझ लो, फिर पीएचडी करेंगे अपन, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं। सिर्फ आपको ये बताना होगा
कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। दिशा कह रही है सर आप मेरे से पूछिए। ठीक है, अनम्यूट करके आपको रिप्लाई करना होगा। मैं पूछ रहा हूं सिर्फ दिशा से। आप हमें बताइए, बाकी बच्चे चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। मैंने दागीने सोना चांदी का बेच दिया, गोल्ड बेचा। कब बेचे सर? खरीदा था 2 साल पहले और बेचा आज। सर लॉन्ग टर्म असेट, क्यों लॉन्ग टर्म? क्योंकि वो 2 साल तक आपके पास रहा। लेकिन 3 साल का लिमिट है ना डियर, 3 साल के अंदर बेचा ना। 2 साल तक मेरे पास था लेकिन 3 साल के अंदर ही बेचा है ना, इसका मतलब। यस सर। तो फिर क्या है? शॉर्ट टर्म। तो फिर ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपको ही बोलना। मैंने प्लॉट खरीदा, प्लॉट जगह जमीन खरीदा और 10 साल बाद बेचा। बोलो। लॉन्ग टर्म। मैंने टाटा कंपनी का शेयर्स खरीदा और उसको मैंने 1.5 साल बाद बेचा, 1.5 ईयर के बाद। लॉन्ग टर्म। मैंने टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे और 10 महीने के अंदर बेच दिया। शॉर्ट टर्म। मैंने फ्लैट नया खरीदा 20 दिन पहले और आज बेच दिया। शॉर्ट टर्म। अरे भाई, सब बच्चों को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। हेजिटेशन नहीं करना है, रिप्लाई करना है। हेजिटेशन करने से आंसर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की स्टोरी। बच्चे लोग रिप्लाई करोगे, आपको ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब समझिएगा, ट्राई करिएगा। अब तक मैंने आपको सिखा दिया किसके बारे में? मैंने आपको एक्सप्लेन किया लॉन्ग टर्म असेट अदर देन शेयर्स, शेयर्स, शॉर्ट टर्म असेट शेयर्स का और अदर देन शेयर्स। अब हम बात कर रहे हैं आपसे इसका टैक्सेशन का फंडा कैसा है। टैक्सेशन का फंडा कैसा है? यदि मैंने असेट बेचा है लॉन्ग टर्म, तो उसका टैक्सेशन रेट क्या होगा, और यदि शॉर्ट टर्म है तो उसका टैक्सेशन रेट क्या होगा। इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर इतनी जल्दी आज क्यों वाइंड अप कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे फेस्टिवल होने की वजह से नहीं आज ज्वाइन किए हैं। मैं नहीं चाहता उनका कंसेप्ट वाइज लॉस हो, इसीलिए नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जहां पर डिटेल में टैक्सेशन सीखने वाले हैं, कैपिटल गेन से रिलेटेड। सबसे टिपिकल है अंडरस्टैंडिंग करना कैपिटल गेन का कंसेप्ट। सो वी विल टॉक इन डिटेल। कम से कम 2 लेक्चर लगेगा पूरा कंसेप्ट समझने में कैपिटल गेन से रिलेटेड टैक्स का। फिर हम जाएंगे एग्रीकल्चर इनकम पर, फिर उसके बाद फिर हम और कुछ सम करेंगे, फिर जाके हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होगा। सो इट विल टेक अनदर 6 to 7 लेक्चर्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ है कंसेप्ट? ठीक।
तो आज का सेशन यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे।